आगे की शरणदाता कहानी पिछली वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसका अगला अंश देखिए। यहाँ पर जो रफ़ीकुद्दीन है वह देवेंद्र लाल का रहने का प्रबंध एक कोठरी के अंतर्गत अपने मित्र के यहाँ कर देते हैं, क्योंकि जब वो उनके पास रह रहे थे तो उनकी जो समाज के लोग थे उन्हें प्रताड़ित करते थे, और कहीं देवेंद्र लाल की जान को खतरा ना हो तो उनकी जान की सुरक्षा के लिए उन्हें कोठरी में रख देते हैं। देवेंद्र लाल, उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा कि जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलेपन को दूर करते हैं। वह भी न हो तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर निगाह दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधु भाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। अर्थात वह उस कोठरी में विभिन्न प्रकार के विचार कर रहा है। वे आंगन में खड़े होकर आकाश में देखने लगे। आज़ाद देखा आकाश और नीचे से अभ्यर्थना से जलते घरों का धुआं, धूपें, धाप्यास, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह नहीं, वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ पर अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे से वक्त केवल एक बार खाना आता, यूं ही 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, तो उन्होंने नकारात्मक सिर हिला दिया। और सब खैरियत है, तो फिर सिर हिलाया हाँ। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता है तो एक बार ही खा लेना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार आता है तो एक बार ही खा लेना चाहिए, अर्थात वह उसको एक बार में ही खत्म कर देते थे। शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे ताकि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी केकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतरों की गुटरगुट सुनते, कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती थी। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तित्व से परिचित हो गए। एक भारी सी जनानी आवाज़ थी, शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी आवाज़ थी जिसके स्वर में भय का खुरदरापन था, घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो प्राय पहली आवाज़ में जेबू नी जेबू पुकार के रूप में उत्तर बोलता, और इसलिए शेख साहब की लड़की जेबू नुसो का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी, एक तो आबिद मियाँ की और एक शेख मियाँ का लड़का। इस प्रकार उनके घर के जो विभिन्न सदस्य हैं उनकी आवाज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। जेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वह विनीत थी, इसलिए मन ही मन जेबूनुसा के बारे में अपने ऊहापोह को रोमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिड़क भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भरती है। शेख साहब पुलिस ने किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क है। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक भी है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में सभी लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभा क्या हो सकता है। लेकिन खाते वक्त भी यह सोचते, खाने में कौन सी चीज़ के साथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों में वह जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जेबूनिसा के जिम्मे ही था। यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे।
खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी की बजाय छोटी छोटी हिंदू फुलके देखकर देवेंद्रलाल के जीवन में एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार सहा टुकड़ा और एक आध बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना खाकर चल गया तब देवेंद्रलाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने दो एक फुलके उठाकर रख लिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलके की तह के बीच में कागज की पुड़िया भी पड़ी थी। देवेंद्रलाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्रलाल ने उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी के आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक, खाना कुत्ता को खिलाकर ही खाइएगा। देवेंद्रलाल ने कागज की चिट्ठियाँ की। चिट्ठियों को मसला कोठरी में गैरेज में जाकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया और आंगन में लौट आए। टहलने लगे। मस्तिष्क में कुछ नहीं कहा गया, सन्न रह गया। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काट रहा था, जेबू जेबू जेबू। थोड़ी देर बाद उसने खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्रलाल का। मित्र नहीं, मित्र के यहाँ से आया है, और उसके मेजबान के, उसके आश्रयदाता के, जेबू के पिता के, कुत्ता के यहाँ। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्रलाल फिर टहलने लगा। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्रलाल ने बुलाया। वह लपककर कंधे पर आ रहा था। देवेंद्रलाल ने उसे गोद में लिया और पीठ फैलाने लगा। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्रलाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान न शेख साहब का हूँ, न वह मेरे साथ जो करना चाहता है वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। मतलब वह बिलार को खाना खिलाना चाहता है, लेकिन खिलाने का उनका मन नहीं हो रहा है। वह भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, ये तो जानना है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ यह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं। नहीं, यह बात गड़बड़ हो गई। आज रोज़ तुम मेरी जूठन खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यही ठीक है, खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटी। चाहता तो देवेंद्रलाल ने उसे गोद में लिए रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्रलाल उसे गोद में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का नहीं, वे सोचते। सब जानवरों में होता है। बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे सहज ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पतली नहीं। बिल्ली जो खाया वह सर्वदा खाद्य है। यह बिल्ली सड़ी मछली खाए जिसे इंसान न खाए और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा। उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता, घुर्राता कूदकर दीवार पर चढ़ा। गैरेज की छत पर पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उनके कानों में अपने आप ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रियाट में, एक दुर्लभ चीख में, एक बूझती हुई सी कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली सांस। अर्थात जब देवेंद्रलाल ने अपनी रबड़ी मलाई बिलार को खिलाई तो कुछ क्षण बाद ही जो बिलार था वह कुछ गुस्से से चीखने लगा, उछल कूद करने लगा। अर्थात उसमें जहर था। उस जहर के वशीभूत होकर उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं हुई, और उन यातनाओं को सहन करते करते वह शांत हो जाता है, मर जाता है। अर्थात जहर के प्रभाव से आत्मरक्षा करने में असमर्थ रहता है, और असमर्थ होने के कारण वह चेतना शून्य हो जाता है और हमेशा के लिए वह मृत्यु शैया पर हो जाता है। मर गया। देवेंद्रलाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता तो सो नहीं, पर देवेंद्रलाल की आंखें निष्पन्द उसे देखती रही। आज़ाद, भाईचारा, देश राष्ट्र। एक ने कहा, हम जोर करके रखेंगे, रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्रलाल का मन गिलानी से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे झेला जा सकता था। देवेंद्रलाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने इस प्रकार से उन्हें बहुत क्रोधित हो जाते हैं देवेंद्रलाल की। एक तो उन्होंने मुझे यहाँ रखा और वह भी दूसरे के घर में रखा, और मुझे
विष दे दिया गया। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार सारी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर से खाने में 2-1 कागज़ और 2-1 फ़ोटो और सेविंग्स बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरनुमा कोट में जेब में रखकर कोट पहन लिया और आंगन में आकर क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवारें फांद गए और बाहर सड़क पर निकल गए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है, घटनाएं सब अधूरी होती है, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला सौंदर्य बोध की बनाई हुई होती है। वैसे इसके बाद जो कुछ घटित हुआ केवल घटना नहीं थी, एक कहानी बन गई। क्योंकि घटनाएं तो जो होती है वो अधूरी होती है। अनेक घटनाएं जब आपस में समन्वित हो जाती है तभी वे कहानी का रूप धारण करती है। एक ही घटना को पूर्ण मान लेना ठीक नहीं है। पूर्ण तो कहानी होती है, वस्तुतः किस घटना को कहानी माना जाए, किस घटना को उसमें संगति दी जाए, यह सब मानवीय तर्क वितर्क रचना पर निर्भर करता है। इसमें जिस किसी में संगति बैठ जाती है मानव उसको पूर्ण कर देता है। मानव संगति किसी शक्ति की कह लीजिए, काल प्रकृति का संयोग, उसको चाहे कुछ भी कह लो, चाहे काल का, प्रकृति का संयोग, देवताओं का, भगवान का आदि। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती है। इसलिए उसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं है। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की एक मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिसके नाम आपने अपील की वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाए। अब्बा ने जो किया करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार अर्थात जैसे मैंने तुम्हारी रक्षा की उस प्रकार यदि कोई अल्पसंख्यक तुम्हारे देश में हो तो उसकी तुम रक्षा करना। इसलिए नहीं कि मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज है। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख अताउल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज रही थी, जेबू जेबू जेबू। और फिर गैरेज की छत पर टपकर धीरे धीरे शांत होने वाले बिलार की दर्द भरी करहा केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी की छोटी सी गोली बनाकर चुटकी सी उड़ा दी थी। इस प्रकार से यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और मानवीय धरातल का आधार बना करके लिखी गई है। जैसे उन्होंने उनकी रक्षा की थी उस प्रकार हमें भी सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें एक और तो इस कहानी का मूल भाग जो क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं वो भी देख लीजिए कि शरणदाता कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अथवा इसमें निहित जो संदेश है उसको लिखिए। एक तो ये तैयार कर लेना, एक देवेंद्र लाल के चरित्र की विशेषता और एक कहानी के तत्वों के आधार पर शरणदाता कहानी की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने